और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूं मार्च 2021 प्रतियोगिता दर्पण का जो मार्च वाला एडिशन है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। और ये 30 प्रश्न जो आज आपको इस वीडियो में पूछे जाने वाले हैं, ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, इधर वो पीसीएस, रेलवे या फिर एसएससी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये कलेक्शन है। आप कह सकते हैं कि जीएस स्पेशल है और पूरे मार्च एडिशन का ये निचोड़ है 30 प्रश्न। अब देखना यह है कि इन 30 प्रश्नों में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, उसी से पता चल पाएगा कि अभी आपकी वर्तमान की तैयारी की क्या स्थिति है। और मैं बता दूं कि आज का टेस्ट आपके सामने लाया गया है बिहार सिविल सर्विसेज फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2010 को हुई थी। और इसके जो मतलब कि मेन जिन के द्वारा ये संचालन किया जाता है उनका नाम है श्री ललित कुमार सिंह, और ये एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं। इनका जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ वहाँ ये निःशुल्क रूप से क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं गरीब निसहाय बच्चों को। यदि आप भी, आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ इसका मतलब कि ब्रांचेज है, यानी उसके आसपास हैं, तो आप चाहें तो इनसे जुड़ सकते हैं। पीसीएस से लेकर के बिहार स्पेशल जितने भी एग्जामिनेशन है हर एक का ये तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क करवाते हैं। तो चलिए, और ये कहाँ का मतलब कि सेंटर का क्वेश्चन है, तो ये डुमरा सीतामढ़ी का ये सेंटर का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिए। डीआर पार्क को, लोधी गार्डन को, बुद्ध जयंती पार्क को, या मुगल गार्डन को। ये दिल्ली वेस्ट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले लोधी गार्डन्स को द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। 4 ऑप्शन देख लीजिए। अनुरुद्ध, उदयन, बिंबिसार या नागदशक। तो आपको पता है कि बिंबिसार का था और इनकी हत्या करके इन्होंने बना था, और फिर इसका भी हत्या कर देता है उदयन, ठीक है ना। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आप लोग चाहें तो वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं और प्रश्नों को एनालाइज करके खुद से आंसर टिक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों के आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये कलेक्शन है। प्रश्न संख्या 3, बम्बई, जो पहले बम्बई के नाम से जाना जाता है, अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। 1913, 1920, 1905 या 1915। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1913। देखिए, ये जो हुआ क्या था कि इसका जो मुंबई में जो इसका जो स्थापना का नींव रखा गया था, वो रखा गया था आपको 31 मार्च 1913 को, ठीक है ना। और ये बनकर तैयार कब हुआ था, तो 1924 में। 31 मार्च 1913 इसका नींव रखा गया था और 1924 में बनकर तैयार हो गया था। जबकि इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, तो उसका जो स्थापना किया गया था वो 1921 में किया गया था। तो 1921 में इसका आधारशिला रखा गया था, और इसका जो अंतिम रूप से उद्घाटन किया गया था वो 1931 में किया गया था। तो अमूमन हम लोग इसके आधारशिला वर्ष को ही याद करते हैं। तो इंडिया गेट की बात आती है तो 1921, और गेटवे ऑफ इंडिया के बाद जो मुंबई में आएगा तो 1913। यही दोनों चीज़ आपको दिमाग में रखना है। और ये इंडिया गेट जो है ये वर्ष 1914 से लेकर 1931 में, 1914 से लेकर 1921 तक जितने भी उस समय के ब्रिटिश इंडियन सैनिक थे वो विभिन्न युद्ध में मारे गए थे, उनके लिए ये एक तरह से वार्ड मेमोरियल स्टैचू के रूप में इसका स्थापना किया गया था इंडिया गेट को, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। तो आपको पता है कि सिरका में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2020 में आयोजित नहीं हो पाया था, अब इसके 2021 में आयोजित होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये बोला जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने। सहेज सिंह विर्क, अमित सिनवार, अमर सरीन या फवाद मिर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फवाद मिर्जा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मार्च एडिशन पीडी का जो 2021 का है उसमें मिल जाएंगे और विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 6, वैश्विक निवेशक सम्मेलन ASCEND 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल या गुजरात। तो इसका आयोजन किया गया था केरल में किया गया था, निवेशकों को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का यदि संस्थापक बोलेगा तो महापद नंद, और अंतिम शासक तो घनानंद। इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, कमल हसन या नसरुद्दीन शाह। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन को ये किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, ऐतिहासिक स्थल आलमगीर जो कहाँ पर स्थित है, तो हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश। तो प्रसिद्ध स्थल आलमगीर
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आलमगीर में सबसे पहले उत्खनन कार्य 1958 में ASI के अधिकारी यज्ञदत्त शर्मा ने के नेतृत्व में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है, इतिहासकारों का मानना है कि आलमगीर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व क्षेत्र का सबसे अंतिम गांव है। आपको भी पता है कि हिंडन नदी के मतलब कि छोर पर यह अवस्थित है और ये उत्तर प्रदेश में, तो मतलब हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो सबसे पूर्वी सिरा यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। एक एवं दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 10, आचार्य विनोबा भावे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आचार्य विनोबा भावे ने गीता का मराठी में अनुवाद किया था। बिल्कुल सही है। भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत करके भूस्वामियों से उनकी जमीन का एक मतलब 5वां हिस्सा दान करने का अनुरोध किया। और उसके बाद बोल रहा है तीसरा कि विनोबा भावे को 1978 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और 4 पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1986 में मरणोपरांत दिया था। इसमें तो मैंने पहले बता ही दिया कि पहला सही है। अब आपको 2, 3, 4 में चूज करना है कि कौन कौन सही है, उसके अनुसार आपको कोड चूज कीजिए। 1-2 सेकंड का आप वक्त ले लीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 1 और 2 ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आचार्य विनोबा भावे ने गीता का मराठी में अनुवाद किया था। बिल्कुल सही है। और ये जो है 1991 भूदान आंदोलन ये भी शुरुआत किया था। लेकिन विनोबा भावे को 1978 नहीं बल्कि 1958 में 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक भारत सम्मान दिया है, लेकिन कब दिया है? 1986 नहीं बल्कि 1983 में दिया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यानी कि 3 और 4 स्टेटमेंट गलत हैं। इसका मतलब है ऑप्शन 1 और 2 ही सही है। सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट जो 2020 है उसमें संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत को इस सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में 189 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई थी। इतना आंसर सोचिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इस सूची में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल 2020 वाले में इसको 131वां स्थान ही प्राप्त हुआ था। और उससे पहले 2019 वाले में भारत को मिला था 129वां। तो 2 अंकों की यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई थी, ठीक है ना, खराब स्थिति थी। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान नहीं, डेनमार्क ने नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया था। और इस सूचकांक में कुल 189 देशों की रैंकिंग की जाती है। तो बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 ही सही है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 एवं 3 सही है, 2 इसमें गलत हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान सवाल है। 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 13, अल्बर्ट आइंस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1915 में उन्होंने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया था। उसके बाद है 1921 में उन्हें प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक की व्याख्या के लिए भौतिक के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और 1952 में इजराइल सरकार ने उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, पर उन्होंने ठुकरा दिया। इत्मीनान से सोचिए। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको सही हो जाएंगे। तो इसीलिए 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको तो ये दोनों पता ही होगा कि 1915 में उन्होंने सापेक्षता का नियम दिया था, EMC², और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी 1921 में दिया था। और इसके लिए नोबेल भी इनको मिला था भौतिकी का। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1952 में इजराइल सरकार के द्वारा उनको राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लीजिए, तेल शोधक कारखाना है, तो ताटीपाका कहाँ पर हो जाएगा? तो ताटीपाका जो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कोयली कहाँ पर हो जाएगा? तो गुजरात में हो जाएगा। नागपट्टिनम कहाँ पर हो जाएगा? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। और नुमालीगढ़ असम में हो जाएगा। तो इस आधार पे 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 15, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आपको पता है कि कानून बना के संसद में, मतलब संसद कानून बनाकर इसको घटा या बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। 16, इको टूरिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1983 में हेक्टर सेबालोस लेस्कुरियन द्वारा किया गया था। और इको टूरिज्म के साथ जुड़े क्षेत्र ऐतिहासिक, जैविकीय और सांस्कृतिक संरक्षण, परिरक्षण और सतत विकास है। इत्मीनान से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों स्टेटमेंट इको टूरिज्म के संबंध में बिल्कुल सही है। 17, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी ई आधारशिला कहाँ रखी गई? दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून या बेंगलुरु? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में ये रखी गई है। 18, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा था?
4 ऑप्शन है, 48वां, 52वां, 54वां या 58वां। तो 48वां हो जाएगा, 48th रैंक इसको मिला था। 19, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए कि कौन से सत्य हैं। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और जैव ईंधन मक्का से भी बना सकते हैं। इत्मीनान से सोचिए, गलत को चूज करना है तो सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं होता। देखिए जैव ईंधन अभी एक तरह से बोल सकते हैं कि रिसर्च फेज में है, अभी उसका इतना सेटअप तैयार नहीं हुआ, तो अभी उसका लागत प्रभावी नहीं है। बाकी तीनों और जो ऑप्शंस हैं कि ये पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है, बिल्कुल सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट का समाधान, ये भी सही है। और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, जी हाँ, मक्का से भी बनता है। और एक और होता है जेट्रोफा, उससे भी इसका तैयारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, आंतरिक सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, हैदराबाद, नासिक या चंडीगढ़? तो ये नासिक में है। 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरित क्रांति के सूत्रपात के साथ भारत में उर्वरकों के प्रयोग में लगातार वृद्धि हुई है। और दूसरा, भारतीय किसान नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में यूरिया का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों सत्य हैं। जब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई है तो उर्वरकों की खेती बढ़ गई है और यहाँ पे उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का तो बहुत ज़्यादा खपत है, यानी कि सी हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 22, आंतरिक अशांति के स्थान पर, इस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? 41वां, 42वां, 43वां या 44वां? तो ये 44वां में शामिल किया गया था। पहले था आंतरिक अशांति, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, चूंकि ये जो आंतरिक अशांति वाला शब्द था ये तो 1975 जो लगा था आपका आपातकाल, उसी में बहुत व्यापक पैमाने पर किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन। तो इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। तो वहाँ पर जो कमियाँ थी, जो खामियाँ थी, जो ज़बरदस्ती उसमें मतलब कि जानबूझ के संशोधन किया गया था जो कि लोकतंत्र के मूल भावना के विपरीत था, तो उसके लिए फिर से 44वां संशोधन लाया गया था 1978 में और उनको खत्म किया गया था। तो वहीं पे आंतरिक अशांति से शब्द था, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया था। ठीक है, अब आंतरिक अशांति के नाम पर तो कोई भी सरकार गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 23, लुहड़ी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 24, अस्थायी बंदोबस्ती किसने लागू किया था? कार्नवालिस, वेल्जी, हेस्टिंग या डलहौजी? बहुत आसान, ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस। 25, वैदिक काल में इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? देख लीजिए 4 ऑप्शन है इसके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र, बहुत फेमस, उसके बाद आपका अग्नि थे। प्रश्न संख्या 26, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो मुद्रा राक्षस कौन हो जाएगा? तो विशाख दत्त हो जाएगा। कथा सरित सागर कौन हो जाएगा? तो सोमदेव हो जाएंगे। और ये कथा सरित सागर सोमदेव, ये बीपीएससी यानी कि बिहार असाइनमेंट्स में पूछा जा चुका है। बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र और इंडिका मेगास्थनीज, इस तरह से आप इसको मिलान कीजिएगा। तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 27, त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश ने भाग नहीं लिया था? पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पल्लव। तो पाल ने भाग लिया था, राष्ट्रकूट ने, प्रतिहार ने, इसने भाग नहीं लिया था। तो इसका हमको चूज करना है किसने भाग नहीं लिया था। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पल्लव। अगला प्रश्न 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संस्थाएं हैं और संस्थापक हैं। तो प्रार्थना समाज कौन हो जाएगा? तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया आपको कौन हो जाएंगे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस आधार पर 28 का जो प्रॉपर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 29, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फांसीवादी देश और नेतृत्व करना। जर्मन से किसका संबंध है? तो जर्मनी से हिटलर का है, ठीक है ना। और स्पेन से किसका हो जाएगा? तो जनरल फ्रैंको का हो जाएगा। जापान से किसका हो जाएगा? फुकिमोनो कोनाई का हो जाएगा। और इटली से मुसोलिनी का हो जाएगा। तो 29 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में यह सदस्य भाग नहीं लेता है। कौन भाग नहीं लेता है? देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य बिल्कुल ये भी लेते हैं, दिल्ली उल्ली का। लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इस आधार पर हमको चूज करना है कौन भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भाग नहीं लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको सेट था। जरूर बताइए कि इस 30 में आपने कितना स्कोर किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगामी जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे बिहार एसआई, बीपीएससी और अन्य एग्जामिनेशन, एनटीपीसी, सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये टेस्ट का सीधा आभार है आपको श्री ललित कुमार सरकार जी का, जो कि एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं और वर्तमान में आपको भूमि उपसंहारता हैं।
और इनके जो संस्थाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर है आप देख लीजिए। आपका शिवाजी नगर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, बांका, जहानाबाद, महानार, वैशाली, उदा किशनगंज, मधेपुरा और सीतामढ़ी में है। तो यदि आप इनके आसपास हैं, इन जगह के आसपास, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, बिना एक पैसे लिए हुए। ये सिविल सर्विसेज से लेकर जनरल कॉम्पिटिशन्स और सभी तरह के कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाते हैं जो बिहार वेस्ट या फिर पीसीएस लेवल के हों। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।